तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्क्वायर 38। ड्रामा की शुरुआत में आपको देखने को मिलता है कि एक आदमी बहुत ही तेजी से भागकर कहीं जा रहा होता है। इस आदमी का नाम होता है बैक संग इल। संग इल कुछ घंटे पहले अपने फ्रेंड से मिला होता है टेरेस पर। तो फिर उसका फ्रेंड काफ़ी गुस्से में होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि हमने क्या गलत किया है। मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरी एक बार हेल्प करनी है। तो फिर संगिल बोल रहा होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। फ्रेंड का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो संगिल से बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लॉ को फॉलो करोगे तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। संगिल कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब संगिल भागते भागते बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाता है। फिर वो वहीं पर एक कार के पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर मिनशिक होता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर पा रहा होता। किसी तरीके से संगिल उस विंडो को तोड़ देता है, लेकिन जब तक उसके फ्रेंड की मौत हो जाती है। अब करीबन 6 साल बीत गए होते हैं और जो संगिल होता है वो एक मैनेजर होता है टैग कलेक्शन डिपार्टमेंट में। वो अपने सेक्शन में बैठा होता है। उसके यूनिट में कई सारे ऑफिसर भी होते हैं। तो फिर उनमें से एक ऑफिसर का नाम होता है संगी। संगी के पास किसी का कॉल आता है। फिर वो संगिल से बोल रही होती है कि मैंने आपको बताया था किम यूनशुक के बारे में, हमें उनके यहाँ जाना होगा सर्च करने के लिए। फिर बैक संगेल टाइम चेक करता है और वो अपने यूनिट के साथ निकल जाता है सर्च करने के लिए। वो एक फैक्ट्री में सर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी लेबर होते हैं वो उन्हें एंटर नहीं करने देते फैक्ट्री के अंदर। इस वजह से वो खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। अगले दिन संगिल अपनी टीम के साथ एक दूसरे घर में जाता है सर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वो सर्च नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक वो सर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि कोई भी उन्हें एंटर नहीं करने देता घर के अंदर। फिर एक दिन संगिल अपने ऑफिस में होता है। तो फिर कुछ देर बाद वो अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है। उनका नाम होता है आन तेवुक। तेवुक संगिल से बोल रहा होता है कि मेरे पास ऊपर से काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस साल का कलेक्शन गोल क्या है। संगिल कहता है 182 मिलियन एंड 500,000 डॉलर। फिर तेवुक पूछता है कि अभी हम कहाँ पर हैं। संगिल सॉरी बोलने लग जाता है। फिर तेवुक उससे बोल रहा होता है क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो रहे हो। संगिल कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा फेस ही ऐसा है। फिर तेवुक बोलता है क्यों ना हम कैलकुलेशन करें, जैसा कि तुमने बोला 182 मिलियन एंड 500,000 डॉलर। अगर ऑफिस इसकी टेक केयर करता है तो फिर 100 मिलियन डॉलर होगा। तो भी हमारे पास बचे 82 मिलियन एंड 500,000 डॉलर। हमारे यहाँ 3 डिवीज़न है, तो फिर हम अमाउंट को 3 से डिवाइड करते हैं। हर डिवीज़न को 27 मिलियन एंड 500,000 डॉलर का कलेक्शन मीट करना होगा। और अभी तक तुम्हारी यूनिट ने जितना भी कलेक्शन किया है 2016 में वो है 7,500,000 डॉलर। अभी भी 20 मिलियन डॉलर बचा हुआ है। फिर तुम क्या करने वाले हो उसके बारे में। सेंगल कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर तेवुक उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, और जैसे ही वो खाना खाता है कुछ देर बाद तेवुक बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बैठकर खाना खाना चाहिए। उसी टाइम सेंगल खाना खाना बंद करता है और वो तेवुक से बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे अपना कोटा फिल करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। जब वो अपने ऑफिस की ओर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे ऑफिसर होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। वो अपने फ़ोन पे बात करके किसी से बहस कर रहे होते हैं। अपने सेक्शन में पहुंचने के बाद संगिल संगी से पूछ रहा होता है कि सबसे बड़ा अमाउंट किसका है टैक्सन एरियर में। फिर संगी फाइल चेक कर रही होती है। तभी संगिल देखता है कि बाहर की ओर एक आदमी किसी फ़ोन से बात कर रहा होता है। वो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि इन सबको क्या हुआ है, आज ये सारे मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ऑफिसर संगिल को बता रहा होता है कि इन सबके साथ स्कैम हुआ है। संगी संगिल के पास एक फ़ाइल लेकर जाते उसे बता रही होती है कि जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसका नाम है जिनशक। उसका लोकल टैक्स के लिए अमाउंट है 5,20,000 डॉलर और नेशनल टैक्स अमाउंट है 5,250,000 डॉलर। हमने उसका ट्रैवल ही बैन कर दिया और साथ ही में जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो भी ब्लॉक कर रखे हैं। फिर संगिल जिनशुक का एड्रेस चेक करता है और पूछ रहा होता है क्या जिनशुक यहाँ पर रहता है। संगी बता रही होती है कि जिनशुक यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन उसका एक और घर है और उसकी मार्केट वैल्यू है 15 मिलियन डॉलर। तभी संगिल खड़ा होता है, अपनी टीम से बोल रहा होता है कि हमें अभी चलना होगा उसके घर पे रेड मारने के लिए। वो सारे रेडी होते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जो सेक्शन 1 के मैनेजर नो संग होते हैं वो संगिल को रोक लेते हैं। फिर वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तो फिर संगिल बोल रहा होता है कि इतने मेरे पास पैसे नहीं है और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है पैसे की। नोसंग बोल रहा होता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, जितने भी लोग आज सारे मोबाइल पे बात कर रहे हैं उन सबके साथ भी यही हुआ है। संगिल कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सारे स्कैम्ड हो गए हो। नोसंग कह रहा होता है कि जब तक तुम खुद स्कैम नहीं होगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा। जिस हिसाब से वो बात करता है उसका बात करने का तरीका बहुत ही स्मूथ है, तुम उस पर एक ही बार में यकीन कर लोगे। संगिल कुछ भी नहीं कहता और अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। जाते दौरान वो सारे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। संगी सबसे बोल रही होती है कि लाइफ में एक बार स्कैम्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हें सिखाता है तुम्हारी जगह कहाँ पर है इस दुनिया में। इधर ऑफिस में एक मैनेजर सेक्शन 3 में जाता है और वहाँ पर ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पर गई है। वो ऑफिसर से बता रही होती है कि जो हमारी टीम है वो एक घर में रेड मारने के लिए गई है। फिर वो ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि वो किसका घर है जहाँ पर वो रेड मारने के लिए गए हैं। ऑफिसर कह रही होती है कि मुझे इतना पता तो नहीं, लेकिन जिस पर्सन के पास वो गए हैं उसके पास बिगेस्ट अमाउंट है इन एरियर्स में।
तभी वो मैनेजर जिनशुक के पास फ़ोन करता है उसे बताने के लिए कि उसके घर पर रेड पड़ने वाली है। ये खबर पता चलने के बाद जिनशुक कॉल कट करता है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करके बोल रहा होता है कि हमारे घर पे कुछ ही देर बाद टैक्स कलेक्टर पहुंचने वाले हैं सिटी हॉल से। इधर संगिल अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गया होता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं तभी वहां पर कुछ आदमी आते हैं और वो भी उनके पीछे चलने लग जाते हैं। और जैसे वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं वहां पर काफ़ी सारे गार्ड आते हैं और उन सबको रोक लेते हैं। जिनशुक की जो वाइफ होती है वो जिनशुक से बोल रही होती है कि वो सारे लॉबी में पहुंच गए हैं, अब मुझे क्या करना है। जिनशुक कह रहा होता है कि जितना ही महंगा सामान है वो सारा तुम छुपा दो और वैसे भी कुछ ही देर में सूरज ढलने वाला है। सनसेट के बाद किसी घर की तलाशी लेना या फिर उस पर रेड मारना इलीगल होता है। कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला हूँ, तुम उन्हें होल्ड करके रखना, और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। फिर जिनशुक की जो वाइफ होती है वो अपनी मेड के साथ अपना सारा सामान छुपाने लग जाती है। इधर लॉबी में संगिल की टीम धक्का मुक्की कर रही होती है सिक्योरिटी गार्ड की टीम के साथ। इसी बीच संगी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो जिनशुक के घर के बाहर खड़ी होती है। फिर वो डोर बेल बजाती है और जिनशुक की वाइफ डोर ओपन कर देती है। अंदर पहुंचने के बाद वो जिनशुक की वाइफ से पूछ रही होती है, क्या तुम अभी भी उसकी वाइफ हो? मैंने तो सुना था तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। जिनशुक की वाइफ मुस्कुराकर बोल रही होती है कि हाँ, हमारा डिवोर्स हो गया है। कुछ ही देर बाद संगिल वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और वो सारे घर की तलाशी ले रहे होते हैं और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं जो भी उसने छुपाई होती है। फिर वो सारे सामान की लिस्ट बनाकर उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन सब पे चिट लगा रहे होते हैं अपनी। तभी वहाँ पर जिनशुक पहुँच जाता है। फिर वो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कॉल करा था, तुमने पिक क्यों नहीं करा। जिनशुक की वाइफ बोल रही होती है कि कोई भी कॉल नहीं आया है तुम्हारा। फिर जिनशुक अपना मोबाइल निकालकर दिखा रहा होता है कि कितनी बार उसने डायल किया है और इसी गुस्से में वो मोबाइल को तोड़ देता है। संगिल वहीं पर खड़ा होता है और जिनशुक से बोल रहा होता है कि हम सियोन सिटी हॉल के टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। जिनशुक कह रहा होता है कि बाहर देख सकते हो जैसा कि सनसेट हो चुका है, तो फिर तुम उसके बाद भी यहाँ पर रेड मार रहे हो, ये तो इलीगल है। तभी वो देखता है कि जो उनके घर की मेड होती है वो उन सबको पानी पिला रही होती है। फिर वो गुस्से में मेड को अपने पास बुलाकर पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम इन्हें पानी दे सकती हो, मेरी परमिशन के बिना तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मेड माफ़ी मांगने लग जाती है। फिर जिनशुक पूछ रहा होता है कि तुम्हारे महीने की सैलरी कितनी है। मेड कहती है $18,000। जिनशुक मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो अपनी मेड से बोल रहा होता है कि अगर तुम ये पूरी बॉटल पी जाओगी तो फिर मैं तुम्हें $1,000 और दूंगा। संगिल जिनशुक से बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर जिनशुक उससे कहने लग जाता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेड नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और बॉटल को ओपन करके पानी पीने लग जाती है। फिर जिनशुक संगिल के पास जाकर उससे बोल रहा होता है, क्या तुम देख सकते हो कि पैसा क्या क्या कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये स्टिकर लगाने से तुम सारे माइटी फील कर रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेल और तुम सारे लोग सेम ही हो। फिर वो एक एक करके सारे स्टिकर निकालता है और उन सबके मुंह पे फेंक रहा होता है। संगिल कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो फिर तुम टैक्स क्यों नहीं पे करते हो। जिनशुक बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साइड में लॉ है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे साइड में लॉ है, लेकिन उसके बारे में क्या जो बिल्डिंग मेरे भाई को बिलोंग करती है, या फिर गंगनम में वो अपार्टमेंट जो कि मैंने अपने मॉम को ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसी वाले फ्लैट को ले लो जो कि मैंने अपनी एक्स वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया है। तुम सबको पता है कि ये मेरे, फिर भी तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और ये कहने के बाद उस संगिल को पुश करने लग जाता है। मेड अभी भी पानी पी रही होती है लेकिन उसे खांसी आती है और पानी फैल जाता है। जिनशुक मेड से बोल रहा होता है कि इस बात के लिए मैंने एग्री नहीं किया था, तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। संगिल गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो तुम्हारी मॉम की एज की है। जिनशुक बोल रहा होता है कि वो मेरी मॉम नहीं है। तभी संगिल को गुस्सा आता है और उसकी ओर जा रहा होता है, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। जिनशुक भी उससे फाइट करने के लिए जा रहा होता है लेकिन संगी उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच वो उसे धक्का दे देता है और संगी नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर संगिल को गुस्सा आ जाता है और वो जिनशुक को पंच मार देता है। फिर वो सारे अपनी टीम के साथ ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां पर जो उनका डायरेक्टर होता है ऑफिस का, उसे ये बात पता चल जाती है क्योंकि डायरेक्टर के पास उनके सियोन टाउन हॉल का जो मेयर होता है उसका कॉल आता है। फिर डायरेक्टर तेवुक संगिल को टाउन हॉल के मेयर के पास लेके जाता है और उसका नाम होता है गाप्सू। ऑफिस में पहुंचने के बाद संगिल गाप्सू से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर गाप्सू से पूछ रहा होता है कि तुम कितने सालों से हमारे लिए काम कर रहे हो। संगिल कहता है करीबन मैं 8 सालों से काम कर रहा हूँ। फिर गाप्सू से बोल रहा होता है कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर तुम्हें अपना काम करना आना चाहिए। फिर गाप्सू तेवुक से बोल रहा होता है कि तुम्हें इसकी छानबीन करनी होगी और रिपोर्ट करनी होगी डिसिप्लिनरी कमेटी में। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद संगिल बाहर जाता है। फिर वो अपनी बेटी को पिक करता है स्कूल से और वहाँ से वो घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर वहाँ से एक कार गुजरती है और वो उसकी बेटी पर कीचड़ उछाल देती है। उस कार में इसकी लड़की बाहर निकलती है जो कि उसकी बेटी की क्लासमेट होती है। फिर वो उससे माफ़ी मांग रही होती है। फिर उस कार में से बाहर निकलता है उस लड़की का फादर और वो होता है जिनशुक। जिनशुक माफ़ी मांगता है और वो संगिल की बेटी को पैसे दे रहा होता है लेकिन संगिल लेने से मना कर देता है। जिनशुक कह रहा होता है कि तुम्हें कार ले लेनी चाहिए, कब तक तुम ऐसे ही पैदल जाते रहोगे, और वैसे भी तुमने मुझे पंच मारा था तो फिर हम इस बात को इवन समझते हैं, और ये कहकर वो चला जाता है।
रात को संगिल जब सोने जा रहा होता है तो फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि हमें कार लेनी चाहिए, तो फिर उसकी वाइफ कुछ भी बोलती नहीं है। फिर वो उठता है और कंप्यूटर पे जाके कुछ वेबसाइट में चेक कर रहा होता है पुरानी कार्स के बारे में। फिर वो साइट पर अपने कार के लिए डाटा अपलोड करके वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह संगिल जब ऑफिस पहुंचता है तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो आदमी उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी सेकंड हैंड कार के बारे में। मेरे पास एक कार है और मैं उसे जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ। फिर वो उसे मॉडल बताकर कह रहा होता है कि मेरी कार का प्राइस है $8,000। संगिल बोल रहा होता है क्या तुम मुझे $5,000 में दे सकते हो, और वो उसकी बात आसानी से मान जाता है। ये बात सुनकर संगिल को काफ़ी शक होता है। फिर वो कॉल कट करता है और वो अपने सेक्शन के ऑफिसर को कार का मॉडल बताकर प्राइस बताकर पूछ रहा होता है क्या ये कार ठीक रहेगी। ऑफिसर कह रहे होते हैं कि प्राइस तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद संगिल दोबारा कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं कार खरीदने के लिए तैयार हूँ लेकिन उससे पहले मैं उसे देखूंगा। वो आदमी उसकी बात मान जाता है। फिर उसे कॉल करके एड्रेस बताता है। कुछ ही देर बाद संगिल बताए हुए एड्रेस पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पर वो आदमी कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाऊंगा, मैं किसी और को भेज रहा हूँ कार दिखाने के लिए। वो मेरा फ्रेंड है, तुम्हें कार दिखा देगा, लेकिन मैंने उसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, तो फिर इस वजह से तुम उसे कार के प्राइस के बारे में कुछ मत बताना। फिर संगिल वहाँ पर पहुँचता है और उसके फ्रेंड से पूछ रहा होता है क्या ये कार सेल पर है, और उसका फ्रेंड हाँ बोलता है। संगिल कार के अंदर बैठता है। फिर वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पूरी तरीके से चेक करता है कार को। चेक करने के बाद वो थोड़ा दूर जाता है और वो उससे बात करके बोल रहा होता है कि मैं कार खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिर वो आदमी संगिल से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेट कर रहा हूँ, तो फिर तुम इसमें पैसे भेज देना। संगिल कह रहा होता है कि हमें मिलना नहीं चाहिए, तो फिर आदमी मना करता है और कहता है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से, अगर तुम्हें पेपर्स की ज़रूरत है तो फिर मेरे फ्रेंड के पास पेपर्स भी है, वो तुम्हें दे देगा। फिर संगिल पास के एटीएम में जाता है और जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है उसी नंबर पे, लेकिन वो नंबर ऑफ होता है। अचानक से वो रुकता है और उसे याद आ रहा होता है स्कैम्ड केस के बारे में। फिर वो भागकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कार देखी होती है। कार वहाँ से जा रही होती है तो फिर वो भागकर कार के पास जाता है, उसे रोक रहा होता है। अंदर बैठे हुए आदमी से उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर है, जो उस कार का ओनर है। जो कार के अंदर बैठा होता है उससे बोल रहा होता है कि ये कार मेरी ही है। तभी संगिल के पास उसी नंबर से कॉल आता है तो फिर वो आदमी संगिल से बोल रहा होता है क्या तुम्हें कार की कीज़ मिल गई? ऐसा तो नहीं कि तुम एक बार शर्ट खरीद रहे हो तो फिर तुम्हें चेक कर लेना चाहिए था कि तुम किससे डील कर रहे हो। अगली बार जो भी खरीदना डीलर के थ्रू ही खरीदना। संगिल माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सारे पैसे मैंने अपनी बेटी के लिए बचाए थे, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी। तुम आवाज़ से काफ़ी यंग लग रहे हो, तुम एक लड़के हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी अपसेट लग रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें ट्रैवल एक्सपेंसेस वापस भेज रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल कर देता है और अपना फ़ोन नंबर ऑफ कर देता है। जिसने ये स्कैम किया होता है उसका नाम होता है जंग डो। जंग डो एक कॉनमैन होता है, यानी कि स्विंडलर। जेल से बाहर निकलने के बाद उसे एक कार खड़ी मिलती है। जब वो कार के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पर एक डायरी होती है जिसमें कि कुछ ऑफिसर के नाम लिखे हुए होते हैं, और ज़्यादातर नाम होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर के। फिर वो उन सबकी डिटेल निकालता है और एक एक करके उन सबको स्कैम करता है। इन सबको स्कैम करने के बाद उसका अगला टारगेट होता है संगिल। फिर वो एक बार में जाता है और वहाँ पर एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लड़की गुस्से में उसके पास आती है और जंगडू उससे पूछ रहा होता है कि तुम कार क्यों छोड़कर आ गई थी। लड़की कुछ भी नहीं बोलती और वो चांटा मारकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों साथ में एक कार में जाते हैं और संगिल का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक करके ले जा रहा होता है। डिटेल्स निकालने के बाद वो अपने घर पे जाता है उस लड़की के साथ। उस लड़की का नाम होता है मीजू। मीजू पूछ रही होती है कि तुम ये काम कैसे कंप्लीट करोगे। जंगडू बोल रहा होता है कि ये एक ट्रायंगल की तरह है, सबसे पहले मैं उस आदमी को कॉल करूंगा जो कि अपनी कार बेच रहा होगा। उस कार के बारे में पता करने के बाद उस आदमी को लगेगा कि मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो फिर मैं बायर हुआ और अगली कॉल मैं करूँगा संगिल को, ऐसा बनकर कि मैं उस कार का ओनर हूँ। अब संगिल काफ़ी उदास होता है तो फिर वो अपने एटीएम में जाता है और वो देखता है कि कुछ पैसे जंगडू ने ट्रांसफ़र कर दिए होते हैं उसके बैंक में। उन पैसों को निकालने के बाद वो एक बिल्डिंग से गुजर रहा होता है और सारी कार की ओर देखने लग जाता है। फिर वहाँ पर जंगडू पहुँचता है, अपने मुंह में सिगरेट रख के लाइटर ढूंढ रहा होता है। जब उसे लाइटर नहीं मिलता तो फिर वो संगिल से लाइटर मांगने लग जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।